तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती विभाजन। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। तो देखो बच्चों, किसी तत्व के एक मोल गैसीय परमाणुओं को एकल धनायन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। समझ गए ना, कि किसी तत्व के एक मोल गैसीय परमाणु क्यों लिए जाते हैं, मतलब परमाणु बिल्कुल स्वतंत्र हो, कोई किसी को अट्रैक्ट ना करे। तो बिल्कुल गैसीय अवस्था में सभी परमाणु स्वतंत्र होते हैं। तो एक मोल गैसीय परमाणु को एकल धनायन बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, हम उसे बोलते हैं क्या बच्चों, आयनन ऊर्जा। और एक गैसीय परमाणु को एकल धनायन बनाने के लिए, ठीक है, प्रयुक्त विभव को बोला गया है आयनन विभव। आयनन विभव को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में व्यक्त करेंगे। ठीक है। और जो आयनन ऊर्जा है उसे किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल में व्यक्त करेंगे। अब यहां देखो, जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है ई, अपनी गैसीय अवस्था में एक मोल मान लिया जाए। हमने उसको पहली इतनी एनर्जी दी कि उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो गया। तो इसमें जो ऊर्जा लगी IE1, ये कहलाएगा प्रथम आयनन ऊर्जा। मतलब यहां पर जो IE1 है वो प्रथम आयनन ऊर्जा है, IE2 द्वितीय आयनन ऊर्जा है, और IE3 तृतीय आयनन ऊर्जा है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये बन गया मोनो पॉजिटिव आयन, एकल धनायन। ठीक है, एकल धनावेशित आयन। तो यहां पर जो एनर्जी लगी वो है प्रथम आयनन विभव। फिर एक निकलने के बाद फिर आपने और एनर्जी दी, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एकल संयोजी, एकल धनायन से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए और उसे द्विसंयोजी आयन में बदला जाए, तो अब जो एनर्जी लगी वो है द्वितीय आयनन विभव। दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, तो अब जो एनर्जी लगेगी हम उसे बोलेंगे क्या बच्चों, तृतीय आयनन विभव। इस तरह से तो यहां पर IE1 प्रथम आयनन विभव है, IE2 द्वितीय आयनन विभव है, IE3 तृतीय आयनन विभव। समझ गए ना। और इनको बोला जाएगा क्रमागत आयनन ऊर्जाएं। बात क्लियर है यहां से यहां तक अच्छी तरह से। तो इस तरह से अगर हम क्रमागत आयनन ऊर्जाओं को तुलना करें कि कौन ज्यादा वैल्यू रखता है कौन कम, तो आप देखोगे क्रमागत आयनन ऊर्जाएं क्रमशः बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निष्कासन से बचे इलेक्ट्रॉनों पर निरंतर आकर्षण क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। समझ गए ना, कि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बचे इलेक्ट्रॉन पर नाभ की आकर्षण बढ़ जाएगा, फिर दूसरा निकालोगे और बढ़ जाएगा, तीसरा निकालोगे और बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे नाभ की आकर्षण निरंतर बढ़ेगा। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या होता जाएगा बच्चों, टफ होता जाएगा। तो इस तरह से प्रथम से ज्यादा द्वितीय, द्वितीय से ज्यादा तृतीय आयनन ऊर्जाएं मिलेंगी आपको। तो यहां पर एक चीज और बता दूं, मान लो कि ई गैस से सीधा E3 प्लस गैस बना दी जाए, तो IE टोटल जो होगा ये होगा IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। ये भी ध्यान रखना है कि अगर सीधा हम ये कहें कि E से EG+3 बनाया जाए तो टोटल एनर्जी कितनी लगेगी, तो टोटल एनर्जी तीनों ऊर्जाओं का योग हो जाएगी IE3 तक चलने में। बात क्लियर है। मतलब मैं ये कहूं कि ये है हमारे पास, ठीक है, ई गैस, और हमने इसे सीधा किसमें चेंज किया, ई गैस 3+, तो IE टोटल आपसे पूछ ले कि कितनी होगी, तो आप लिखेंगे IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, ये हो जाएगा।
अगर डायरेक्ट बदला जाए और एक एक करके निकाला जाए तो इस तरह से ऊर्जा। तो ये कहलाती है IE1, IE2, IE3, ये कहलाती है क्रमागत आयनन ऊर्जा। और इन ऊर्जाओं की वैल्यू लगातार बढ़ क्यों रही है बच्चों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तैसे तैसे क्या होता जाएगा, निरंतर नाभिकीय आकर्षण बचे इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता जाएगा। और एक एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल से समझते हैं। एल्यूमिनियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो IP1 इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया है मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक निकालने के बाद फिर दूसरा निकाला जाए तो फिर है 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा निकाला जाए दो निकलने के बाद तो 24.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 3 प्लस के बाद जब 4 प्लस निकाला जाए तो आप देख रहे हैं 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम अब्रप्ट चेंज आया है। इसी अब्रप्ट चेंज का यूज हम करेंगे तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन में। और मैं कहूं कि डायरेक्ट यहां से यहां बदला जाए तो टोटल IE टोटल कितना होगा? तो आप लिखेंगे IE1 प्लस, मतलब ये सब जोड़ देंगे तो यहां पर हम इस तरह वैल्यू भी सीधा लिख दें तो हो जाएगा 6 पॉइंट, ठीक है, प्लस 18.8 प्लस 24.8 प्लस 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से। और जूल में चाहे तो जूल में बदल लें। तो यहां तक बात अच्छी तरह समझ गए आप कि एक मोल परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो जितनी ऊर्जा लगेगी उसे हम बोलेंगे आयनन ऊर्जा। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरा निकाला जाए द्वितीय आयनन ऊर्जा, तीसरा निकाला जाए तृतीय आयनन ऊर्जा। पहले से दूसरी ज्यादा, दूसरी से तीसरी ज्यादा होगी। अगर डायरेक्ट एक ही स्टेप में धनायन को उसके उच्च संयोजी आयन में बदल दिया जाए तो सारी आयनन ऊर्जाएं जोड़ दी जाए तो टोटल निकलाएगी। और एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो जितना विभव की जरूरत है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाए तो वो कहलाता है आयनन विभव। इस तरह से आपने देखा कि एल्यूमिनियम के प्रथम से ज्यादा आयनन विभव द्वितीय, द्वितीय से ज्यादा तृतीय, इस तरह बढ़ते जाते हैं। मतलब जिस तरह से आयनन ऊर्जाएं बढ़ेंगी बिल्कुल उसी ऑर्डर में आयनन विभव भी बढ़ रहे हैं। और आयनन विभव में बदलना है, अगर आपको किसी तत्व का आयनन ऊर्जा दी गई है किलो जूल पर मोल में और आप उसे आयनन विभव में बदलना चाह रहे हैं तो आयनन ऊर्जा किलो जूल पर मोल में लो और उसे 96.49 से डिवाइड कर दो तो वो चेंज हो जाएगी किसमें? आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, इस तरह से। या फिर आयनन ऊर्जा अगर किलो कैलोरी पर मोल में दी रखी है तो 23.06 से डिवाइड कर दोगे तो भी चेंज हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू होता है 96.49 किलो जूल पर मोल या 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। बात क्लियर है? तो आयनन विभव बदलना है, आयनन ऊर्जा को आयनन विभव में बदलना है तो इन संबंधों से आप बदल सकते हैं। और अगर हमें आयनन विभव दिया है और हम उसे आयनन ऊर्जा में बदलना चाहें किलो जूल पर मोल में तो यही वैल्यू उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दें। किलो कैलोरी पर मोल में बदलना है तो 23.06 को मल्टीप्लाई कर दो IP के साथ। जैसे लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 5 to 1 किलो जूल पर मोल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? तो होगा 5 to, ठीक है, 1 अपॉन में कर देंगे हम 96.49 तो ये हो जाएगा 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आयनन ऊर्जा क्या है, आयोनाइजेशन विभव क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय में क्या संबंध है, इस तरह से। अब है आयनन ऊर्जा की आवर्तिता। तो देखो बच्चों, किसी भी वर्ग में, अगर आवर्तिता का मतलब वर्ग में और आवर्त में परिवर्तन देखना है तो किसी भी वर्ग में अगर हम आयनन ऊर्जा की वैल्यू देखें तो आयनन ऊर्जा वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घटती है। क्योंकि परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण इलेक्ट्रॉन पर घट जाता है। बात समझ गए ना कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तो आयनन ऊर्जा नीचे की ओर घटती है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से नाभ की आकर्षण घटता है। जैसे लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर हम इन तत्वों में देखें, ये एक ही वर्ग के तत्व हैं, क्षारीय धातु हैं, तो इनका IP1 लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो ये देख रहे हैं आप 5.4, फिर 5.1, फिर 4.3, 3.9, 3.0 लगातार घट रहा है। अब आते हैं कि आवर्त में क्या चेंज आएगा। तो जब आवर्त में आप दाईं ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा लगातार बढ़ती है क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है।
आकार छोटा होता जाता है। हम जानते हैं परमाणु त्रिज्या में, अभी आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे आप आवर्त में बढ़ते हैं परमाणु आकार छोटा होता जाएगा, जिसके कारण आयनन ऊर्जा लगातार बढ़ेगी, क्योंकि आकार छोटा है तो नाभिक की आकर्षण ज्यादा होगा। जैसे लिथियम 5.4 है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिया है फर्स्ट, बेरिलियम का 9.3, बोरोन का 8.3, कार्बन का 11.3, नाइट्रोजन का 14.5, ऑक्सीजन का 13.6, फ्लोरीन का 17.4 और नियॉन का 21.6 है। यहाँ आपको दो एक्सेप्शन दिख रहे हैं, है ना, एक एक्सेप्शन यहाँ दिख रहा है और एक एक्सेप्शन यहाँ दिख रहा है। ये हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि आवर्त में और वर्ग में क्या चेंजेस आते हैं। अब आता है कि अगर ये जो रीजन आपको दिख रहा है, आयनन ऊर्जा के क्रमागत वैल्यू, बढ़ती हुई वैल्यू में जो ये विचलन दिख रहा है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आयनन विभव है वो समानुपाती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व। मतलब जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्थायी होते हैं उनके आयनन विभव अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाते हैं, भले उनमें आकार छोटा हो या बड़ा हो। मतलब जो रूल लग रहा है कि आकार बढ़ेगा तो घटना चाहिए, घटेगा तो बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है तो ये नियम हम विन्यास के आधार पर उसको महत्व देंगे, ना कि आकार को। और आपको मैं ये बता दूं कि ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व। अगर आप 1s और ठीक है और पहली और दूसरी कोष में देखें, पहले या दूसरे आवर्त में, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है 1s2 की। मतलब 1s2 से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इन सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। फिर उससे कम स्थायी है 2p6, उससे कम स्थायी है 2p5, उससे कम स्थायी है 2p3 क्योंकि ये अर्धपूरित है, 2p4, फिर उससे कम स्थायी है 2p2, है ना, फिर उससे कम स्थायी है 2s2, फिर उससे कम है स्थायी 2p1 और फिर यहाँ 2s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे अगर आप दूसरे और तीसरे आवर्त की बात करेंगे तो बिल्कुल वही है, 2s2 ज्यादा स्थायी होगा, फिर 3p6, फिर 3p5, फिर 3p3, फिर 3p4, 3p2, 3s2, 3p1 और 3s1। अब आता है कि p3 p4 में ये क्रम क्यों दिख रहा है। तो p3 चूंकि अर्धपूरित विन्यास है जो ज्यादा स्थायी है, NH2 और NP1 में S कक्षा की उच्च भेदन क्षमता होने के कारण है, और दूसरा तो पेयर्ड भी है। भेदन क्षमता का मतलब है इलेक्ट्रॉन अभ्र का नाभिक के नजदीक होना। तो S2 कक्षक जो होता है वो नाभिक के ज्यादा नजदीक है देन P, और P ज्यादा नजदीक है D, और D ज्यादा नजदीक है F। तो ये इनकी भेदन क्षमता का भी क्रम है और परिरक्षण प्रभाव का भी क्रम है। तो S में इलेक्ट्रॉन है तो उसका परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे P को निकालना और भी इजी हो जाएगा, जबकि P के इलेक्ट्रॉन का S पर कोई परिरक्षण प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही रीजन है कि बेरिलियम और बोरॉन में आपको एक्सेप्शन दिखता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। अब मान लो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने कि निम्नलिखित तत्वों की प्रथम एवं द्वितीय आयनन ऊर्जाओं का क्रम लिखिए। ठीक है, हमें पहला मतलब द्वितीय आवर्त है और ये तृतीय आवर्त है। ठीक है, अब हमें इनमें ऊर्जाओं की प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जाओं का क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या करें, जब आप प्रथम आयनन विभव का निर्धारण करें तो पहले प्रत्येक परमाणु की उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लें। ठीक है, जबकि द्वितीय आयनन विभव के निर्धारण में एकल धनावेशित धनायन का विन्यास लिखते हैं, और दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व के अनुसार के आयनन विभव का क्रम निर्धारित करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। S2, 2p6, 2p5, 2p3, 2p4, 2p2, ठीक है, 2s2, 2p1, 1s1 और उससे कम 2s1। अब मान लो यही लिखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और हीलियम। तो देखो सबसे स्थायी है 1s2 मतलब हीलियम का, फिर आ जाएगा 2p6 फिर नियॉन का, फिर 2p5 मतलब फ्लोरीन, फिर 2p3 मतलब नाइट्रोजन, फिर 2p4 मतलब ऑक्सीजन, फिर 2p2 मतलब कार्बन, फिर 2s2 मतलब बेरिलियम, फिर 2p1 मतलब बोरॉन, और सबसे कम किसका हो गया 2s1 लिथियम का। तो ये है प्रथम आयनन विभव, है ना। अब आता है कि द्वितीय आयनन विभव निर्धारित करना है। तो पहले आप क्या करोगे कि जो ये परमाणु थे उदासीन अवस्था में, उनमें से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो एकल संयोजी धनायन बन गया। अब इनके जो बचे इलेक्ट्रॉन हैं उनके अनुसार विन्यास लिखो।
तो हीलियम में देख रहे हैं 1s1 हो जाएगा, नियोन में 2p5 हो जाएगा, फ्लोरीन में प्लस में 2p4 है, ऑक्सीजन प्लस में 2p3 है, नाइट्रोजन प्लस में 2p2 है, कार्बन प्लस में 2p1 है, बेरिलियम प्लस में 2s2 है, ठीक है, सॉरी बोरोन प्लस में 2s2 है, बेरिलियम प्लस में 2s1 है, लिथियम में 2s2। तो यहां पर अब आपको देखना है कि सबसे स्टेबल क्या है। तो सबसे स्टेबल हुआ 2s2, नहीं यहां हो जाएगा 1s1, यहां पर क्या आ जाएगा 1s2। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो गया बच्चों 1s2, फिर 2p5 क्योंकि और कोई है नहीं तो 2p5, 2p6 अगर सोडियम प्लस होता तो वो आ जाता, तो 2p5 हो गया, तो मतलब नियॉन, फिर ऑक्सीजन प्लस क्योंकि 2p3 है, फिर फ्लोरीन प्लस क्योंकि 2p4 है, फिर नाइट्रोजन प्लस 2p2 है, और फिर क्या आ जाएगा इसके बाद ठीक है, और इस तरह से बोरॉन 2s2, फिर ये है। तो एक क्रम में आप देख रहे हैं कि कार्बन और फिर बोरॉन और बेरिलियम में पहले बोरॉन आ जाएगा प्लस फिर बेरिलियम। तो ये ऑर्डर मिला आपको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो इस तरह से सबसे बेस्ट है कि पहले आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व का क्रम अच्छी तरह से याद कर लें, फिर आपको परमाणु दे रखे उदासीन तो उसका विन्यास लिख के और फिर उसमें क्रम निर्धारित करें कि कौन ज्यादा स्थायी है और कौन कम, और उसी हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे। अगर आपको द्वितीय आयनन विभव का पूछा गया है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के धनायन बना लें और फिर उनमें बचे इलेक्ट्रॉन के अनुसार विन्यास लिख लें और फिर स्थायित्व का क्रम निर्धारित करके आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम निर्धारित कर लें। जो स्थायित्व का क्रम है वही आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। ऐसे मान लो क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर और जिंक में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम देखना है तो मैं बता दूं 3d10 सबसे स्टेबल, फिर 3d9, फिर 3d5, फिर 3d4। तो सबसे ज्यादा जिंक, फिर कॉपर, फिर मैग्नीज और फिर क्रोमियम। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बने हुए हैं इसमें आपको मिलेंगे वो इसी के बेस पर है। प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम निर्धारित करें, द्वितीय का करें, तो आपको 3-4 तत्व दे रखे होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और आगे एक पॉइंट याद रखें, आयनन ऊर्जा समानुपाती धनावेश और व्युत्क्रमानुपाती ऋणावेश। अगर एक ही तत्व दे रखा है, ठीक है, एक ही तत्व में, तो धनावेशित आयन धनायन की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, परमाणु की कम और उससे कम ऋणायन की, मतलब Cl प्लस की ज्यादा, फिर Cl की, फिर Cl माइनस। ऐसे ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस में ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। तो ऋणावेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है, धनावेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। अब दो अनुप्रयोग हैं आयनन ऊर्जा के, अनुप्रयोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और पहला है ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों की एक ही तत्व की एक से ज्यादा आयनन ऊर्जाएं दे रखी होती है, उन आयनन ऊर्जाओं के अंतर से हमें बताना होता है कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है। तो यही लिखा है कि दो क्रमांगत आयनन ऊर्जाओं का अंतर, ठीक है, कैसे, किसी विशेष ऑक्सीकरण अवस्था के आगे तथा पीछे के आयनन विभव का अंतर, ठीक है, यहां पर है, लेते हैं यदि, ठीक है, फिर से सुने, दो किसी विशेष ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व पूछा गया है कि मान लो किसी की +1 और +2 में कौन ज्यादा स्थायी है, तो हमें क्या करना है कि दो क्रमांगत आयनन ऊर्जाओं का अंतर निकालना, किसी विशेष ऑक्सीकरण अवस्था के आगे तथा पीछे के आयनन विभव लेते हैं यदि, ये लिखा है कि उच्च आयनन ऊर्जा माइनस निम्न आयनन ऊर्जा का अंतर निकालो अगर ये 11.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो ध्यान रखें उच्च आयनन ऊर्जा से बनी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, ठीक, मतलब है जो उच्च ऑक्सीकरण आयनन ऊर्जा से बनी हुई ऑक्सीकरण अवस्था है वो स्थायी होगी। और अगर ये 16.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का आता है तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न आयनन ऊर्जा, मतलब यहां आएगा निम्न आयनन ऊर्जा से बनी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, ठीक है, ये है। देखो एक और, अगर दोनों के बीच में आ जाए 11.0 से 16.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, तो ऑक्सीकरण अवस्था असमानुपाती अवस्था होगी, मतलब वो आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। देखो
जैसे मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इसकी आयनन ऊर्जा है 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बना Mg+। फिर और एनर्जी लगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया 15.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, ये आपने पहला, फिर यहाँ निकल गया दूसरा, और फिर Mg2+ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो 3+। अब मैं ये पूछूं कि Mg+ और Mg2+ में कौन ज्यादा स्थायी है? तो देखो Mg+ के पहले और Mg+, मतलब कि अगर हम ये कहें कि हमें Mg+ ज्यादा स्थायी है या Mg2+, तो आप क्या करें कि Mg से पहले वाली आयनन ऊर्जा ले लें और Mg से प्लस से आगे वाली आयनन ऊर्जा, इनका डिफरेंस निकालें। आप देख रहे हैं ये आ रहा है 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि उच्च आयनन ऊर्जा से बनी ऑक्सीकरण अवस्था Mg2+ ज्यादा स्थायी होगी देन Mg1+। यहाँ बात क्लियर है। अब आते हैं कि Mg2+ और Mg3+ में कौन ज्यादा स्थायी है। तो Mg2+ के पहले की आयनन ऊर्जा है 15.0 और Mg2+ से 3+ की है 80.14। ये डिफरेंस आ गया 65.14 का। इसका मतलब है कि Mg2+ मोर स्टेबल देन Mg3+। इसका मतलब है कि दोनों स्थितियों में Mg2+ ज्यादा स्थायी होगा, ना कि Mg1+ ना Mg3+। बात क्लियर है कि किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बताना है तो उस आयन के पहले की और उसके बाद की ऊर्जाओं का अंतर निकाल लो। अगर ये अंतर कितना 11.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी और ज्यादा है तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। इसी बेस पर मैंने बताया Mg2+ मोर स्टेबल देन 3+ एंड 1+। ठीक इसी तरह एल्यूमिनियम में निकाल सकते हैं कि एल्यूमिनियम में 2+ ज्यादा स्थायी है या 3+। तो हम एल्यूमिनियम 2+ की बनने की एनर्जी और एल्यूमिनियम से 3+ बनने की एनर्जी का ऑर्डर निकाला, या 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2+ से ज्यादा स्टेबल हो गया 3+, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। अब 3 और 4 में देखें तो 3 के बनने की एनर्जी है इतनी और 3 के बिगड़ने की एनर्जी इतनी है, तो ये डिफरेंस है 95.2। इसका मतलब 3+ मोर स्टेबल देन 4+। दोनों स्थितियों में एल्यूमिनियम 3+ ज्यादा स्थायी होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण। तो देखो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मिलेगा भी आपको क्वेश्चंस में। तो आपको करना क्या है, किसी तत्व की क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अध्ययन करना है, देखना है। आपको ये क्वेश्चन में दे रखी होंगी तत्व की क्रमागत आयनन ऊर्जा। यदि किसी भी क्रमागत आयनन ऊर्जा में एकदम से तीक्ष्ण परिवर्तन होता हुआ दिखता है आपको, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी ज्यादा का एकदम एनर्जी चेंज आ जाता है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन उच्च आयनन ऊर्जा में निकल रहा है वो एक निष्क्रिय गैस कोर से निकल रहा है। समझ गए ना? निष्क्रिय गैस कोर का मतलब होता है उसमें NS2O विन्यास या NH2NH6, तो निष्क्रिय गैस कोर से निकल रहा है। तो निष्क्रिय गैस कोर बनने तक जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, इस बेस पर हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन निर्धारित करने हैं। ठीक है, कि हमें सबसे पहले क्रमागत आयनन ऊर्जा जो दी है उन्हें देखना है। जिस ऊर्जा में तीक्ष्ण परिवर्तन दिखता है इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय गैस कोर से निकल रहा है। तो निष्क्रिय गैस कोर बनने तक जितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे वही परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ देखो, Mg से Mg+ बनने में 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, फिर Mg+ से Mg2+ बनने में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, लेकिन Mg+2 से Mg3+ बनने में 80.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा लगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यही क्या है बच्चों, निष्क्रिय गैस कोर। क्योंकि इसमें आप देखोगे जो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा वो बिल्कुल नियॉन जैसा दिखेगा। तो इसका मतलब है कि निष्क्रिय गैस कोर बनने तक मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसलिए मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2। ठीक इसी तरह एल्यूमिनियम में देखो, पहले दूसरे और तीसरे तक, ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे तक इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई ज्यादा ऊर्जा अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन तीसरे के बाद चौथा प्लस बनने में आप देख रहे हैं कि एकदम से एनर्जी जो है चेंज बढ़ गया है। ठीक है, तो अब्रप्ट चेंज दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम 4+ बनने में इलेक्ट्रॉन जो है निष्क्रिय गैस कोर से निकला है।
तो यहाँ पर यही क्या है बच्चों, निष्क्रिय गैस कोर। यहाँ पर बिल्कुल नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। तो एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चौथा निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो कुल मिला के 3 इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एल्यूमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से आपको किसी भी तत्व के, अगर मान लो पहले के बाद एकदम से दूसरे में तीक्ष्ण परिवर्तन आया है, फिर दूसरे के बाद तीसरे चौथे में कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, तो उसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान रखें, 2 के बाद परिवर्तन आ रहा है तीसरे में, फिर तीसरे के बाद ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, तो 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो बात क्लियर है ना यहाँ तक। और 1-2 गुण देख लो, धात्विक गुण, अपचायक गुण और क्षारीय गुण, इनको देखना है किसी तत्व में। तो ये याद रखना है, ये आयनन ऊर्जा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब वर्ग में ये तीनों गुण जो है बढ़ेंगे और आवर्त में ये तीनों गुण घटेंगे। जैसे लिथियम से सीजियम तक चलें तो अपचायक गुण, धात्विक गुण बढ़ेंगे, इनके ऑक्साइड का क्षारीय गुण बढ़ेगा। अगर हम आवर्त में चलें तो यही गुण बिल्कुल घटता जाएगा, है ना। जैसे कि लिथियम से लेके फ्लोरीन तक अपचायक गुण, धात्विक गुण, ठीक है, तीनों ये लगातार घटते जा रहे हैं। और ऑक्साइड की बात करें तो इस तरह से क्षारीय गुण लगातार घटता जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देखो कि एल्यूमिनियम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय आयनन ऊर्जाएं ये दे रखी हैं और पूछा गया है कि 270 मिलीग्राम एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम 3+ में बदलें तो क्या ऊर्जा लगेगी। तो पहले मैंने आपको बताया है कि किसी तत्व को सीधा उसके उच्च आयन में बदला जाए तो जो टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सारी आयोनाइजेशन एनर्जी का सम होगी। तो एल्यूमिनियम +1 इसकी एनर्जी IE1 दे रखी है, एल्यूमिनियम 2+ बनने की दे रखी है, एल्यूमिनियम 3+ बनने की दे रखी है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ बनाया जाए तो टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी, तीनों एनर्जीज को जोड़ दो आप, ये आ गई। तो ये जो आई ये है किलो जूल पर मोल की, ठीक है। 1 मोल एल्यूमिनियम, 1 मोल का मतलब है 27 ग्राम। तो 27 की है 5140 किलो जूल। तो 270 तो ये मिलीग्राम में है, तो हम इसे ग्राम में लिख रहे हैं। तो 270 × 10⁻³ ग्राम की निकलाई 51.4 किलो जूल। तो ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ठीक इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन है कि यदि x तत्व के 1 मोल परमाणु दिए गए हैं, इनमें से आधा मोल की आयनन ऊर्जा है ΔH, तो 1 मोल की आयनन ऊर्जा और 1 परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो देखो, आयनन एंथैल्पी प्रति मोल, मतलब 1 मोल परमाणुओं की आयनन ऊर्जा। तो हमें आधा मोल की आयनन ऊर्जा दे रखी है ΔH, तो 1 मोल की हो गई 2 ΔH। बात क्लियर है, आधे मोल की ΔH तो 1 मोल की 2 ΔH। 1 परमाणु की आयनन ऊर्जा निकालनी है तो 1 मोल की आयनन ऊर्जा अपॉन आवोगाद्रो नंबर कर दो। Na यहाँ पर आवोगाद्रो नंबर है, तो हो जाएगा 2 ΔH अपॉन Na। तो ये आ गई प्रति परमाणु की आयनन ऊर्जा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये कुल मिला के हमारा आयनन ऊर्जा के बारे में हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, अगर अवश्य सारणी में रटनी है, तो वो है आयनिक त्रिज्या और आयनन ऊर्जा। इन्हीं के क्वेश्चन आपको लगभग 60% मिल जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो बची हुई आवर्त सारणी की आवर्ती गुण है।